एंट्रेंस एग्जाम एंड एमए एजुकेशन एंड बीएड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर एमसीक्यूज़ को देखेंगे, जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो लास्ट तक देख लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपने हमारे टेस्ट सीरीज बैच को ज्वाइन नहीं किया है तो कर सकते हैं। एट द वेरी मिनिमम प्राइस ये टेस्ट आपको अवेलेबल है, इसमें आपके 2000 प्लस आपको एमसीक्यूज़ मिल जाएंगे। और याद रखिएगा, बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी टेस्ट दे रहे हैं और आपको टेस्ट देने की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि आपका पेपर जो है सीबीटी मोड में हो रहा है। और लास्ट ईयर भी बहुत सारे बच्चे इसी बैच से हमारे सेलेक्ट हुए थे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के लिए। अगर आप हमारे बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं जहाँ पर आप सिस्टमेटिक तैयारी कर सकते हैं तो वो भी बैच को ले सकते हैं। एट वेरी मिनिमम प्राइस वो भी अवेलेबल है और उसमें आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स, ठीक है, कंटेंट एंड एज वेल एज टेस्ट आपको प्रोवाइड किया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा और बैच आपको मतलब अवेलेबल रहेगा पैसे में, बट आपका जो टेस्ट और आपके कंटेंट है वो आपको फ्री में दिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है, हु डेवलप द क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी जो है किसके द्वारा दिया गया? बीएफ स्किनर के द्वारा दिया गया, या फिर आपके पावलोव के द्वारा दिया गया, फिर जॉन जो है वाटसन के द्वारा दिया गया, या फिर एल्बर्ट बंडूरा के द्वारा। तो अगर हम बात करें यहाँ पर इयन पावलोव के द्वारा जो है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी दी गई है और इन्होंने आपके डॉग पे जो है आपके प्रयोग किया था। और इन्होंने जो है आपके, अगर हम बात करें, न्यूट्रल स्टिमुलस की बात किया था और आपके पॉजिटिव स्टिमुलस की बात किया गया था, ठीक है। और मतलब वो डॉग को कंडीशनिंग करता है, फिर देखता है कि रिजल्ट क्या आता है। जैसे एक कुत्ता रहता है और उसको रोज़ जो है फूड दिया जाता है, ठीक है, पर बाद में जो क्या किया जाता है, बेल बजाई जाती है पर कुत्ता रिस्पॉन्ड नहीं करता है। पर कुछ समय बाद जो है बेल बजाई जाती है और जो है कुत्ते को खाना बेल के बजाने के जस्ट बाद रिप्रेजेंट किया जाता है। तो कुत्ता ये समझ जाता है कि जब बेल बजाई जाएगी तो जो है खाना मिलेगा, उसके बाद उसकी लार टपकने लगती है, ठीक है। तो जब बार बार बेल बजती है और खाना जब नहीं दिया जाता है, ठीक है, तो उस समय भी कुत्ते की लार जो है टपकती है। फिर आफ्टर हम उसके बाद देखते हैं कि जब बार बार ऐसा किया जाता है कि बेल बजाई जा रही है और खाना नहीं दिया जा रहा, तो एक समय बाद जो है आपके उसका जो लार टपकना है वो आपके कम मतलब ख़त्म हो जाता है। तो इस तरीके से कंडीशनिंग वो करते हैं और इसी चीज़ को आपके पावलोव ने जो है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी के अंतर्गत जो है बात किया था, जिसमें अनकंडीशन रिस्पॉन्स, कंडीशन रिस्पॉन्स, ठीक है, इसकी बात वो करते हैं, ठीक है। तो जो है पावलोव क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी जो एक्सप्लेन करता है हाउ लर्निंग अकर्स थ्रू एसोसिएशन, ठीक है, आप कैसे एसोसिएट करके लर्निंग करोगे, डिमॉन्स्ट्रेटेड इन एक्सपेरिमेंट विद डॉग। तो डॉग पे जो एक्सपेरिमेंट किसका था? आपके पावलोव का था। जॉन वॉटसन जो है आपके बिहेवियरिज्म के जो है बिहेवियरिस्ट हैं, ठीक है, ये व्यवहारवाद की बात करते हैं। और बोबो डॉल पे जो प्रयोग था आपके एल्बर्ट बंडूरा का था। ये आपकी सोशल लर्निंग थ्योरी जो है आपके देते हैं एल्बर्ट बंडूरा। और हम बीएफ स्किनर की आगे बात करेंगे जिन्होंने आपके रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट की बात की थी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। विच इंडियन फिलोसफर एम्फेसाइज लर्निंग बाय डूइंग। तो लर्निंग बाय डूइंग पे जो है कौन फोकस करता है? क्या रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी या फिर बी.आर. अम्बेडकर। तो हम बात करेंगे लर्निंग बाय डूइंग पे जो है महात्मा गांधी फोकस करते हैं। और नई तालीम जो है आपके किसके द्वारा दिया गया था? आपके महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। पंचायती राज को ग्रास रूट लेवल पे जो है आपके जो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट है उसकी भी बात कौन करते हैं? महात्मा गांधी करते हैं। पर अगर हम बात करें आपके जो नेचुरलिज्म स्कूल ऑफ थॉट के अंतर्गत रविंद्रनाथ टैगोर आते हैं, ये भी आपको याद रखना है। नेचुरलिज्म जो आपके स्कूल ऑफ थॉट है उसके अंतर्गत कौन आते हैं? रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो सी वाला हो जाएगा, ठीक है। तो गांधी नई तालीम देते हैं, प्रमोट आपके एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात करते हैं, प्रैक्टिकल वर्क के थ्रू जो बच्चों की लर्निंग होती है उसकी बात करते हैं, सेल्फ रिलायंट होने की बात करते हैं, स्किल डेवलपमेंट बच्चों के अंदर होना ज़रूरी है जिससे कि वो अर्न कर सके, ठीक है। तो इन सब चीज़ों की बात जो है महात्मा गांधी करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, द ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च का क्या ऑब्जेक्टिव है? क्या न्यू थ्योरीज को डेवलप करना, इंप्रूव एजुकेशनल प्रैक्टिस, या फिर स्टैब्लिश करना यूनिवर्सल ट्रुथ को, या फिर स्टडी हिस्टोरिकल ट्रेंड्स। तो अगर हम बात करें एक्शन रिसर्च का जो है आपके सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है इम्प्रूव करना एजुकेशनल प्रैक्टिसेस, ठीक है। प्रैक्टिस जो एजुकेशन में चीज़ें हैं उसको इम्प्रूव करना एक्शन रिसर्च का आपकी काम होता है, ठीक है। तो एक्शन रिसर्च इज रिफ्लेक्टिव प्रोसेस विच यूज बाय टीचर टू सॉल्व क्लासरूम प्रॉब्लम एंड इनहेंस लर्निंग, ठीक है। एक्शन रिसर्च के द्वारा जो है टीचर बच्चों को क्लास जो है इन्वॉल्विंग बनाता है और वो प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, ठीक है, और जिससे लर्निंग वो ज़्यादा से ज़्यादा कर पाए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच टीचिंग मेथड इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर स्लो लर्नर्स। हाँ,
क्वेश्चन पेपर में एक चीज़ आपको अवॉइड करनी है कि जो चीज़ आपको जैसे स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन वाला दिखे, रोट मेमोराइजेशन यानी जो बच्चा रटता है, ठीक है, डिसिप्लिन स्ट्रिक्ट अगर बात की जाए तो ये सबको अवॉइड करना है। जो पॉजिटिव आंसर रहेगा हमेशा उसको टिक करना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर स्लो लर्नर्स के लिए एक्टिविटी बेस्ड जो लर्निंग होती है वो इंपॉर्टेंट होती है, जो कि वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा तो वो चीज़ों को जल्दी सीखेगा। स्लो लर्नर जो है बेनिफिट जो है होता है उनको बाय हैंड्स ऑन एक्टिविटी, जैसे प्रोजेक्ट मेथड हो गया। आप विजुअल एड दीजिए क्लास में, मतलब जो है कोई TLM बना के ले जाइए जिससे कि बच्चे की अच्छी लर्निंग हो पाए, ठीक है। इंटरैक्टिव क्लास बनाइए, इंटरेस्टिंग क्लास बनाए, ऑडियो विजुअल एड का यूज़ करिए, ठीक है। अलग अलग जो है तरीके से आप स्लो लर्नर्स को अच्छी लर्निंग दे सकते हैं, तो ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, द टर्म एंडोगॉजी रेफर्स टू एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रेन, एडोलेसेंट, एडल्ट्स या फिर स्पेशल नीड स्टूडेंट। तो यहाँ पर जो एंड्रागॉजी होता है वो आपके एडल्ट्स के से रिलेटेड होता है। जैसे पेडागॉजी जो होता है वो चिल्ड्रन से रिलेटेड होता है, वैसे एंड्रागॉजी जो होता है वो आपके एडल्ट से रिलेटेड होता है। तो एंड्रागॉजी इज द मेथड दैट प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग एडल्ट लर्नर्स टू अपोज पेडागॉजी, ठीक है। ये पेडागॉजी को अपोज करता है और पेडागॉजी किस पे फोकस करता है, आपके चिल्ड्रन पे, जबकि एंड्रागॉजी जो है वो एडल्ट्स पे फोकस करता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग। जैसे क्लासिकल कंडीशनिंग देखा आपके इयन पावलोव की थी, उसी तरीके से जो ऑपरेंट कंडीशनिंग है वो किसके द्वारा दिया गया था, क्या इयन पावलोव के द्वारा दिया गया था, BF स्किनर या फिर आपकी एडवर्ड थॉर्नडाइक या फिर जॉन डूई के द्वारा दिया गया था। तो अगर हम बात करें आपके ऑपरेंट कंडीशनिंग जो है आपके BF स्किनर के द्वारा दिया जाता है। ये आपके रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट की बात करते हैं, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए स्टूडेंट होमवर्क करके आ रहा है क्लास में, तो आप उसको रीइंफोर्समेंट दो, अप्रिशिएट करो, ठीक है। पनिशमेंट की भी बात ये करते हैं, अगर आपका बच्चा कुछ गलत व्यवहार करा तो आप उसको पनिशमेंट दो। तो ये BF स्किनर ने बात किया था और ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी इन्हीं के द्वारा दी गई है, ठीक है। द स्किनर ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी एक्सप्लेन्स लर्निंग थ्रू रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट। ये कैसे बताते हैं कि किस तरीके से रेशो में होता है, आप इसको पढ़े होंगे। और तो इसमें जो है रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट की आपकी बात की जाती है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, द टर्म करिकुलम रेफर्स टू ओनली टेक्स्ट बुक, ओवरऑल लर्निंग एक्सपीरियंस या फिर सिलेबस ऑफ सब्जेक्ट या फिर ओनली क्लासरूम एक्टिविटी। तो जो करिकुलम है वो कुरेर वर्ड से आया है, जिसका मतलब होता है रेस कोर्स, है ना, जहाँ पर आपके घोड़ा दौड़ता है, ठीक है। तो ये ओवरऑल लर्निंग एक्सपीरियंस, इसमें आपके सिलेबस इंक्लूड होगा, क्या टीचिंग लर्निंग मेथड आप क्या TLM यूज़ करने वाले हो, ठीक है, कौन सा मेथड से पढ़ाने वाले हो, बच्चे के मतलब आप आउटकम क्या चाहते हो पढ़ाने के बाद, स्पेसिफिक क्या आपका लेसन प्लान होने वाला है, आप यूनिट प्लान बनाते हो इसके अंतर्गत। तो करिकुलम के अंतर्गत सारी चीज़ें आपके ऐड हो जाती हैं। ये ओवरऑल लर्निंग एक्सपीरियंस को दिखाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो करिकुलम इंक्लूड्स ऑल प्लान्ड एजुकेशन एक्सपीरियंस इनसाइड एंड आउटसाइड क्लासरूम, ये सभी इसके अंतर्गत आ जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, इन विच ईयर RT एक्ट इम्प्लीमेंटेड। तो RT एक्ट जो है आपके 2009 में आया था, ये चीज़ याद रखना। पर देखिए इम्प्लीमेंटेशन की बात कर रहा है, तो इम्प्लीमेंटेशन जो हुआ है वो आपके 1 अप्रैल 2010 को हुआ था। एक चीज़ आपको याद रखनी है, और याद रखना कि इसके अंतर्गत बात किया गया था कि 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए आपके फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। दूसरी चीज़ एक और बात की गई थी कि जब कोई बच्चा डिसेबल है यानी दिव्यांग है, तो उसके लिए 6 से लेकर 18 वर्ष तक के लिए बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की बात की गई है। तो डिसेबल बच्चों के लिए 6 से लेकर 18 वर्ष, ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो यहाँ पर जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ है वो आपके 2010 में हुआ है, 1 अप्रैल को, ठीक है। तो RT एक्ट जो है 2009 में पास हो जाता है, बट इसका इम्प्लीमेंटेशन जो इफेक्ट में आता है वो 1 अप्रैल 2010 को आता है। इसमें फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात की गई है 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए। आप सभी को पता है कि जो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 हुआ था, इसमें जो है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात की गई थी। आपके 2 जगह पे ऐड होता है ये बात, एक आपके जो है अगर हम बात करें DPSP में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में, और दूसरी चीज़ आपके संविधान के 21A में भी ये ऐड होता है, जहाँ पर आपके फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन करने की बात की जाती है। मतलब ये मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है कि बच्चों को जो है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन लेना है। और DPSP में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के आर्टिकल 15 में ये बात की जाती है कि बच्चों के लिए जो है शिक्षा लेना अनिवार्य है 6 से लेकर 14 वर्ष तक के। तो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ये चीज़ आपके 2 जगह पे ऐड हुई थी, ये चीज़ आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हु प्रपोज द ट्रायआर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। तो ये जीन पियाजे के द्वारा दिया गया, हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा दिया गया, स्टर्नबर्ग के द्वारा दिया गया, या फिर आपके अल्फ्रेड बिने के द्वारा दिया गया। तो अगर हम बात करें यहाँ पर ट्रायआर्किक थ्योरी ऑफ जो इंटेलिजेंस है, दैट इज गिवन बाय जो है आपके
रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। तो इसमें जो है 3 तरीके के इंटेलिजेंस की बात की जाती है, एक एनालिटिकल होता है, एक क्रिएटिव होता है, एक प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस होता है। जैसे किसी चीज़ को तोड़ के समझना, जिसके अंतर्गत हम एजुकेशनल इंटेलिजेंस को एनालिटिकल भी कहते हैं। कोई आउट ऑफ बॉक्स सोचता है तो उसको आपके क्रिएटिव इंटेलिजेंस कहते हैं। प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस होता है जो मतलब रियल लाइफ से कनेक्ट कर पाए चीज़ों को, उसको प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस बोलते हैं। तो वो बोलते थे कि जो इंटेलिजेंस होता है वो सिर्फ एक नहीं होता है, आपकी यूनिफैक्टर नहीं है, ना ही 2 फैक्टर स्पेसिफिक और जनरल, जबकि इन्होंने ट्रायआर्किक थ्योरी दी है एनालिसिस और क्रिएटिविटी एंड प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस की यहाँ पर बात की है आपके रॉबर्ट स्टर्नबर्ग के द्वारा। और जिसके अंतर्गत एनालिटिकल होगा वो एजुकेशनल में अच्छा होगा, जो क्रिएटिव होगा थिंक आउट ऑफ बॉक्स सोचेगा, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस जो चीज़ों को कनेक्ट कर पाएगा उसके अंदर प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, याद रखना है ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है सी आपके करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। द प्राइमरी पर्पज़ ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो यहाँ पर आपके असेसमेंट फाइनल ग्रेड्स जब होता है तो इसको हम बोलते हैं समेटिव असेसमेंट। ठीक है, समेटिव असेसमेंट इसको कहा जाता है। ठीक है, और अगर इसमें आपके जो है असेसमेंट ऑफ लर्निंग होता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं असेसमेंट ऑफ लर्निंग, मतलब एंड में आपके लास्ट में जो रिजल्ट आपने दे दिया, ग्रेड्स प्रोवाइड कर दिया बच्चों को, आपने अब इसमें कोई इम्प्रूवमेंट का चांस नहीं देखने के लिए मिलेगा, तो वो सबमिटिव असेसमेंट होता है। जबकि हम जो है आपके मॉनिटर करते हैं ऑन गोइंग लर्निंग प्रोग्रेस को, जब बच्चे के अभी जो चल रहा है प्रेजेंट में। असेसमेंट जो है फॉर लर्निंग जो होती है, ठीक है, फॉर लर्निंग होता है वो आपके फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, असेसमेंट फॉर लर्निंग। और जब असेसमेंट एज लर्निंग की बात करते हैं तो वहाँ पर पीयर असेसमेंट की जो है बात होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। फॉर्मेटिव असेसमेंट में मॉनिटर करते हैं ऑन गोइंग लर्निंग को, और यहाँ पर जो है बच्चे के अंतर्गत जो भी इशूज़ है उसको आप डायग्नोस करते हो और बता सकते हो कि क्या आपके प्रॉब्लम है, और लर्निंग गैप को फिल जो है आपके किया जा सकता है। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है हेल्प करता है टीचर को आइडेंटिफाई लर्निंग गैप एंड प्रोवाइड टाइमली इंटरवेंशन आपके प्रोवाइड किया जा सके। बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों चीज़ों को आपको करके जाना है, ये असेसमेंट एज लर्निंग, फॉर लर्निंग एंड ऑफ लर्निंग। डायग्नोस्टिक जो टेस्ट होता है, डायग्नोस्टिक टेस्ट इन एजुकेशन इज़ यूज टू आइडेंटिफाई लर्निंग डिफिकल्टीज, रैंक स्टूडेंट इन क्लास, मेजर IQ लेवल, असिस एनुअल परफॉर्मेंस। तो यहाँ पर जो भी डायग्नोस्टिक का मतलब क्या है, निदानात्मक। अभी आप निदान कर रहे हो, यानी प्रॉब्लम को देख रहे हो कि बच्चे के अंदर क्या प्रॉब्लम है, डायग्नोस कर रहे हो, आइडेंटिफाई कर रहे हो लर्निंग डिफिकल्टीज़ को। तो उसके बाद में तुम उसको जो है सही करोगे, बट यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन द लर्निंग डिफिकल्टीज़। ठीक है, तो डायग्नोस्टिक टेस्ट के अंतर्गत जो है टीचर डिटेक्ट करता है स्पेसिफिक वीकनेस कि क्या बच्चे के अंतर्गत वीकनेस है, और उसके बाद आपके टारगेट करता है उस चीज़ को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ह्यूरिस्टिक मेथड इन टीचिंग। आपके ह्यूरिस्टिक मेथड टीचिंग में क्या होता है, लर्नर सेंटर, टीचर सेंटर होता है, लर्निंग थ्रू डिस्कवरी, या फिर रोट मेमोराइजेशन होता है, लेक्चर जो है बेस्ड टीचिंग। तो अगर हम बात करें अब डिस्कवरी है, मतलब आपको कोई बच्चा को ह्यूरिस्टिक मेथड में बच्चे को कोई प्रॉब्लम दी जाती है और बच्चा उसके बाद अपना सोल्यूशन बताता है, तो उसको ह्यूरिस्टिक मेथड करते हैं। यहाँ पर डिस्कवरी के थ्रू जो है आपकी लर्निंग होती है ह्यूरिस्टिक मेथड में। ठीक है, और एक साइंटिफिक मेथड भी इसको हम कह सकते हैं। और स्टूडेंट यहाँ पर खुद एक्सप्लोर करता है, डिस्कवर करता है नॉलेज को बाय देयर ओन, रेदर देन कि आप डायरेक्टली उसे पढ़ा रहे हो, है ना। जैसे अब लेक्चर कोई दे रहा है तो वो ह्यूरिस्टिक थोड़े हुआ, उसमें बच्चा पैसिव है ना। जहाँ पर एक्टिव रहेगा बच्चा वहाँ पर वो ज़्यादा लर्निंग कर पाएगा। तो डिस्कवर नॉलेज थ्रू देयर ओन, है ना, अपने आप से वो नॉलेज को प्राप्त कर पाए, तो वहाँ पर हो जाएगा आपकी ह्यूरिस्टिक। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, बी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, द मेन प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म इन एजुकेशन इज। तो कंस्ट्रक्टिविज्म का क्या है, जो है पैसिव लर्निंग करवानी है आपके, जो है टीचर सेंटर होगा, एक्टिव पार्टिसिपेशन इन नॉलेज कंस्ट्रक्शन, या फिर स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन एंड मेमोराइजेशन। तो कंस्ट्रक्टिविस्ट जो स्कूल ऑफ थॉट है उसके अंतर्गत बच्चा को कहा जाता है कि बच्चा जो है अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है सी करेक्ट हो जाएगा। तो कंस्ट्रक्टिविज्म बोलता है कि स्टूडेंट जो होता है वो अपना मतलब नॉलेज खुद कंस्ट्रक्ट करता है बाय एक्सपीरियंस एंड इंटरेक्शन। ठीक है, तो 3 चीज़ों को आपको इसको भी आपके करके जाना है। एक आपके बिहेवियरिज्म, ठीक है, बिहेवियरिज्म जो है आपके ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, जिसमें वाटसन आते हैं। कॉग्निटिविज्म जो है आपको इसको भी करके जाना है, और उसके बाद कंस्ट्रक्टिविज्म। ठीक है, कंस्ट्रक्टिविज्म जो है इसको भी आपके करके जाना है। जैसे बिहेवियरिज्म की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है स्टिमुलस की बात की जाती है।
ठीक है, मतलब यहाँ पर जो है प्रॉपर रिस्पॉन्स जो है मिलता है आपके स्टिमुलस के अगेंस्ट, ठीक है। तो लर्नर जो होता है वो रिएक्टिव होता है ना। तो यहाँ पर याद रखना है कि जो है रिएक्टिव होता है इन बिहेवियरिज्म वाले में, और जबकि कॉग्निटिविज्म में आपके जो लर्नर होता है वो क्या होता है, प्रोएक्टिव होता है, ठीक है। और यहाँ पर इसमें प्रोसेस इंफॉर्मेशन को लेता है और वो प्रोसेस करता है, ठीक है। न्यू इन्फॉर्मेशन को कैसे अपने अंदर स्कीमा बनाता है और कैसे उसको निर्माण करता है स्कीमा का, उसको हम जो है कॉग्निटिविज्म में कॉग्निटिविज्म जो स्कूल ऑफ थॉट है उसके अंतर्गत देखते हैं, ठीक है। जबकि कंस्ट्रक्टिविज्म में क्या बोल जाता है कि जो है बच्चा अपने ज्ञान का स्वयं निर्माण करता है, कंस्ट्रक्ट करता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको करके जानी, ये तीनों थ्योरीज के अंदर कौन कौन लोग आते हैं वो भी करके जाना है, किसी सेपरेट लेक्चर में मैं इसको करवा दूंगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे और भी ऐसे एमसीक्यूज को करते रहेंगे। तो आज का क्वेश्चन ऑफ द डे रहा कि जो है आरटीई एक्ट आपके कब आया था और इम्प्लीमेंटेशन कब हुआ था। इस चीज़ को आप कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा और ऐसी वीडियोस के लगातार जुड़े रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।